हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन आंसर्स इज़ करेक्ट। एक हमें कोड दिया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर और हमें इसका आउटपुट बताना है। देखो, इसे पूरा कंप्लीट अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ये हेडर फाइल इंक्लूड की है iostream.h, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो आप सी प्लस प्लस में करते हो सी इन और सी आउट फंक्शन के माध्यम से, उसके लिए हमें हेडर फाइल की ज़रूरत है। देन हमारा वॉइड मेन स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक है ए और एक है बी। ए में देखो हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो मान लेते हैं इसे मेमोरी में जगह मिली है, यहाँ पे मिली है ए को और यहाँ पे मिली है मेमोरी में जगह बी को और मेमोरी फुल है। और हम सी इन मतलब यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं ए के अंदर, बी के अंदर हमने वैल्यू दे दी है 3, बी को जहाँ मेमोरी एलोकेट हुई वहाँ पे हम 3 को सेव कर देंगे। फिर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं ए की जो अभी हमारे पास नहीं है, और देन हम करेंगे बी इक्वल टू ए प्लस प्लस -1, सी आउट करना है ए और लास्ट में बी और ए की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। अब इसने देखो एक कंडीशन दी है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है वो ये बता रहा है कि इफ़ वैल्यू ऑफ ए इज़ एंटर्ड बाय यूज़र इज़ -1। अगर यूज़र -1 हमें दे तो हमें ए और बी की वैल्यू में आउटपुट क्या मिलेगा, इन चारों में से हमें बताना है। तो हमें यूज़र के द्वारा दी गई वैल्यू भी बता दी गई है, यहाँ पे यूज़र देगा -1, तो -1 यहाँ पे सेव करवा देते हैं। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इफ़ के अंदर हम कंडीशन देते हैं, बट अगर आप कोई प्रॉपर कंडीशन डिफ़ाइन नहीं करते तब हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इफ़ में अगर आप 0 लिखते हो उसका मतलब है आपके लिए ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है और आपको एल्स पार्ट ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। बट 0 के अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमेशा ट्रू मान लिया जाता है। 0 के अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू इफ़ के अंदर दोगे वो हमेशा ट्रू होगी। यहाँ पे देखो हमने इफ़ के अंदर ए दिया है और अभी ए के अंदर है -1, इसका मतलब यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होते ही ये अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जिसका मतलब है अब बी के अंदर क्या क्या वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, ए प्लस प्लस -1 इक्वल टू बी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में हमें पहले ए की वैल्यू को यूज़ करना होता है, देन हम बाद में इसको इंक्रीमेंट करते हैं। ए की वैल्यू अभी क्या है, तो इसकी वैल्यू है -1। -1 में से हम -1 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -2, और -2 वैल्यू हम बी के अंदर असाइन कर देंगे। अभी बी के अंदर वैल्यू है 3 को हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे -2। देन क्या होगा, ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी ये पूरा असाइनमेंट करने के बाद में, ठीक है। ए के अंदर वैल्यू है -1, उसको करेंगे +1, 1 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ए की वैल्यू -1 से अपडेट होके यहाँ पे हो जाएगी 0। लास्ट में हमें पहले ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, देन हमें बी की वैल्यू। तो ए के अंदर अभी हाल फिलहाल 0 है और बी के अंदर है -2। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द स्टोरेज प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज इज़ ए प्रोग्राम प्लेस्ड इन लार्जेस्ट अवेलेबल होल इन द मेन मेमोरी। ये बेस्ट फिट एल्गोरिदम, फर्स्ट फिट एल्गोरिदम और वर्स्ट फिट एल्गोरिदम, हम कोई भी प्रोग्राम और उसमें मान लेते हैं प्रोग्राम को चाहिए स्पेस, जैसे किसी को 200 बाइट चाहिए, किसी को 50 बाइट चाहिए, किसी को 100 बाइट चाहिए, तो हम इनको कौन सा स्पेस प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए हमें मेमोरी के अंदर 3 तरह की पॉलिसी पढ़ते हैं। एक होता है बेस्ट फिट, एक होता है फर्स्ट फिट और तीसरा होता है वर्स्ट फिट। तो बड़ी तो कुछ होता नहीं है, ये कैंसिल कर दो। अब ये बोल रहा है कि आप उस प्रोग्राम को सबसे बड़ी मेमोरी अवेलेबल करवा दोगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेमोरी में सबसे पहले 50 बाइट का स्पेस है,
देन उसमें कोई डेटा रखा हुआ है, देन उसमें 500 बाइट का स्पेस है, देन उसमें फिर से डेटा रखा हुआ है और फिर उसमें 300 बाइट का स्पेस है। फर्स्ट फिट में क्या होता है, अगर हमारे पास पहली रिक्वेस्ट आई 200 बाइट के मेमोरी को रखने के लिए, तो हम देखेंगे हमें पहला जो अवेलेबल स्पेस है हम उसे वहीं पे सेट कर देंगे। जैसे हम 200 दे देंगे यहाँ से, ठीक है। 200 देने के बाद आपको पता है 300 हमारी मेमोरी वेस्टेज हो गई। ये होता है फर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट में क्या होगा, आपको सबसे पहले जो अवेलेबल स्पेस सफिशिएंट है वो दे दिया जाएगा। और बेस्ट फिट क्या होता है, आप पूरी मेमोरी को स्कैन करोगे, जो सबसे कम स्पेस के अंदर उस डेटा को स्टोर कर दे, तो वो होगा हमारा बेस्ट फिट। जैसे पहले उसने देखा 200 बाइट का हमें स्पेस चाहिए और यहाँ पे थे 50 बाइट, तो यहाँ तो इसे डेटा को स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। अभी 500 बाइट बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस था और जब हमें 300 बाइट का स्पेस हमें फ्री मिला तो हमने सोचा 500 बाइट में से 300 बाइट तो हमारे ख़राब हो जाएंगे, इसके लिए हम इस 300 बाइट के अंदर से हम 200 बाइट दे देते हैं इस मेमोरी को। कम से कम मेमोरी की वेस्टेज हो, इस वजह से हम यहाँ पे 300 बाइट स्पेस में से उसे 200 बाइट का स्पेस दे देंगे। जिससे पहले क्या हो रहा था, 300 बाइट का स्पेस हमारा ख़राब हो रहा था, बट अब 100 बाइट का स्पेस ही हमारा ख़राब होगा, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है बेस्ट फिट। एक देखो लास्ट होता है वर्स्ट फिट। मेमोरी में जितना ज़्यादा बड़ा स्पेस हमारे पास रखा हुआ है, पहली रिक्वेस्ट आते ही उसे मेमोरी का सबसे बड़ा स्पेस एलोकेट कर दो। ये होता है वर्स्ट कंडीशन, कि उसने मांगा था 200 बाइट, मगर हम हमारी मेमोरी में अवेलेबल स्पेस में से सबसे बड़ा स्पेस इसको दे देंगे। इसका मतलब हम इसको दे देंगे 500 बाइट वाला स्पेस। यहाँ पे ये पूछा भी ये जा रहा है कि जब भी किसी प्रोग्राम को प्लेस किया जाएगा मेमोरी में, तो उसे लार्जेस्ट स्पेस अवेलेबल करवाना, ये कौन सी एक स्टोरेज प्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वर्स्ट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज लोडेड विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है, ये कौन सा रजिस्टर है तो हमें पता होना चाहिए, ये है प्रोग्राम काउंटर। पीसी हमेशा उस मेमोरी का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखता है जो कि अभी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है, टू बी नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड। मान लेते हैं कि अभी मेमोरी के अंदर सीपीयू काम कर रहा है 100 नंबर वाली लोकेशन पे, इस डेटा को यूज़ कर रहा है। पीसी के अंदर कौन से वाले डेटा का एड्रेस रहेगा, 101 का। और जब सीपीयू 101 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, इस डेटा को यूज़ कर रहा होगा, तब पीसी के अंदर कौन से मेमोरी का एड्रेस होगा, तो 102 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक ऐसा रजिस्टर है जो लोडेड होता है, जो फुल होता है उस कंटेंट से, वो कंटेंट जो पीसी क्या करेगा, पॉइंट कर रहा है। मतलब सीपीयू जिस मेमोरी लोकेशन पे काम कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन से अगली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है पीसी में, और यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन होंगे उसे कौन सा रजिस्टर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर, तो ये पीसी का तो ये फुल फॉर्म हो गया। मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो आप हमेशा ध्यान रखना, पीसी जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, उसके ऊपर ऑपरेट होने वाले सब इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अपने अंदर सेव करके रखता है। यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक फंक्शन दिया है हमें ABC नाम का, जो कि वॉइड है। इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसका नाम है ABC और ये 2 इंटीजर वैल्यू लेता है, x = 2 और y = 3। और इस फंक्शन का काम सिर्फ क्या है, x और y की वैल्यू को प्रिंट करवाना। यहाँ पे पूछा गया है इस फंक्शन को अगर हम कॉल करें तो कौन सा एक स्टेटमेंट इन चारों में से इल्लीगल माना जाएगा, मतलब वो वैलिड नहीं है कि आप उस स्टेटमेंट से फंक्शन को कॉल कर पाओ।
और इन चारों में जो ये m और n को यूज़ कर रहे हैं कि m और n जो है दोनों, इनको डिक्लेयर किया गया है एज अ इंटीज़र, ठीक है। और ये हम एक बार मान लेते हैं कि m के अंदर हमने कोई वैल्यू दे रखी है 5 और n के अंदर हमने कोई वैल्यू दे रखी है 3, दोनों इंटीज़र है ये भी। अब हम फंक्शन कॉल को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन कॉल होगी, फंक्शन का नाम दिया है हमने, फिर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे क्या डेटा हम भेज रहे हैं, इंटीज़र टाइप का जो m हमारे पास है इस डेटा को और इंटीज़र टाइप के n डेटा को, और बाद में हम ब्रैकेट बंद करके इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए आपको फंक्शन के नाम के बाद में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, तभी वो कॉल होगा, अदरवाइज़ वो कॉल नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है। इस फंक्शन को कॉल करते ही ये दोनों वैल्यूज़ इस फंक्शन में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। x के अंदर सेव हो जाएगा जाके 5 मतलब m की वैल्यू, और n की वैल्यू हो जाएगी जाके सेव y के अंदर, n की वैल्यू है 3, तो ये y की वैल्यू 3 से हट के n की वैल्यू 3 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। दोनों प्रिंट कर देंगे 5 और 3। देखो ये हमने कॉल किया है कॉल बाय वैल्यू, इसमें हम m और n की वैल्यू खुद दे रहे हैं, आगे जाके वो x और y के अंदर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट कॉल है ABC, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा है और कॉल की है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, तो इस फंक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन जहाँ पे डिफ़ाइन है वहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू को ले लेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2 और 3 कि यूज़र ने तो फंक्शन कॉल के टाइम पे अपनी वैल्यू भेजी नहीं, इसलिए हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे x और y की वैल्यू डिसाइड की थी वो ही हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये भी अलाउड है। देखो थर्ड फंक्शन कैसे कॉल कर रहा है, ABC सिर्फ नाम दिया है और m और n दोनों को पास कर दिया, तो m n को पास करने का मतलब है m की जगह पे चला जाएगा 5 और n की जगह पे चला जाएगा 3, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे चली जाएंगी। x के अंदर 5 जाके सेव हो जाएगा और y के अंदर 3 सेव हो जाएगा। इस फंक्शन का भी प्रिंट हमें मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा 5 और 3। ये फंक्शन कॉल भी सही है। बट अगर बात करें इस वाले स्टेटमेंट की, तो आप अगर कोई फंक्शन 2 इंटीज़र वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा तो ये कंपलसरी है कि आप या तो उसको दो ही मत, कोई भी आर्ग्यूमेंट, और या फिर अगर देने हैं तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। आप एक आर्ग्यूमेंट के साथ में फंक्शन कॉल को नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कौन सा एक इल्लीगल स्टेटमेंट हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है रिलेशनल अलजेब्रा में वो एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, कोई डिफ़ाइन नहीं है कि वो किस तरह का ऑपरेटर है, या फिर वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इस तरीके का उसका साइन होता है, एक टेबल होती है यहाँ पे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दूसरी टेबल से, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट ऑपरेटर को हमें परफॉर्म करने के लिए 2 टेबल्स चाहिए, इस वजह से इसे बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, HTML के अंदर से HTML का कोड लिखना है आपको और उसमें आपको एक मेल आईडी का लिंक देना है। देखो इसका टैग मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, आपको ये सिंबल लगाना है, देन AHREF और इक्वल टू करके इन्वर्टेड कोमा में आपको एक वर्ड लिखना है मेल टू। आप किसको मेल भेजना चाहते हो और आप कोलन लगाओगे, यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी लिखनी पड़ेगी, देन आप इन्वर्टेड कोमा को बंद करोगे और इस ब्रैकेट को भी आप बंद कर दोगे। अब ये जो ए टैग आपने यूज़ किया है, इस ए टैग को भी आपको इस तरीके से बंद करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट AHREF तो ठीक है, बट यहाँ पे मेल टू करके ये जो वर्ड है ये यहाँ पे नहीं लिखा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है AHREF सही है, और मेल टू, यहाँ पे मेल टू भी है और कॉलन भी है, देन इसने मेल आईडी भी लिखा है, प्रॉपर ब्रैकेट को बंद किया है और इस टैग को भी इन्होंने क्लोज़ किया है। ये बिल्कुल सही आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी।
मेल नाम से कोई टैग नहीं होता जिसके अंदर हम कोई मेल लिख दें, ये बिल्कुल गलत है। ए टैग है और फिर उसमें मेल HREF कोई एट्रीब्यूट है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे हम यूज़ लेंगे? HREF, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें मेल टू हमें वर्ड भी देना पड़ेगा जिसमें हम मेल ID डिफ़ाइन करेंगे जिसको मेल भेजनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोर्ट्स ऑफ TCP/IP आर रिजर्व्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल? TCP/IP जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर कितने पोर्ट्स हैं जिनको रिज़र्व कर लिया गया है किसी न किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के लिए? तो जब हम OSI के लेयर्स देखते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के हम बहुत सारे प्रोटोकॉल देखते हैं। उसमें देखो, अगर आपको मेल खोलनी है या मेल को एक्सेस करना है तो मेल के लिए आपके पास एक अलग प्रोटोकॉल होता है, SMTP या फिर POP3, और एक होता है IMAP। अगर आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है FTP। अगर आपको वेब एक्सेस करना है तो आपके लिए एक प्रोटोकॉल है HTTP और www। सिक्योर वेब एक्सेस करना है तो HTTPS होता है। रिमोटली आपको अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना है उसके लिए एक प्रोटोकॉल डिसाइडेड है पहले से, टेलनेट। इसके माध्यम से आप कहीं पे भी बैठे हो, आप अपने कंप्यूटर को दूर से कहीं दूर बैठे हुए भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये बात कर रहा है कि कितने प्रोटोकॉल हमने बना दिए हैं, कितने रिज़र्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें वेल नोन जितने भी पोर्ट्स हैं, वेल नोन पोर्ट्स की संख्या अभी तक हो चुकी है 1024। आपको ये नंबर ध्यान रखना है, मतलब 1024 पोर्ट हम अभी तक वेल डिफाइंड कर चुके हैं और आगे भी हम भविष्य में जैसे जैसे हमें नए प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होगी हम इनको नए नंबर असाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज़ नॉट अ पॉपुलर प्रोफेशनल इमेज एडिटर प्रोग्राम? कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है जो कि पॉपुलर नहीं है प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने यूज़ किया होगा आई होप, क्योंकि हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमें अगर फ़ोटो एडजस्ट करना है, उसका साइज़ एडजस्ट करना है, उसके KB एडजस्ट करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट को हर कोई यूज़ करता है। ये एक फ़ोटो या इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर है। कोरेल फ़ोटो पेंट ये भी एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ों में यूज़ लिए जाते हैं। एडोब फोटोशॉप ये भी एक प्रोफेशनल एडिटर है। इसमें भी आप जो फ़ोटोग्राफ़ी जो करते हैं लोग, उनको पता होता है कि ये हम यूज़ करते हैं फ़ोटो के अंदर टोन सेट करने में, उसका साइज़ सेट करने में, उसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी देने में, कुछ रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। बट अगर बात करें एडोब पेज मेकर की, ये एक तरह का DTP है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। इसका मतलब हम यहाँ पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं या फिर आप एडवर्टीज़मेंट वाले जो एक ब्रोशर देखते हो, उन ब्रोशर को अगर तैयार करना है प्रिंटिंग के लिए, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। कोई ऐड देना है आपको अपनी कंपनी का पेज के ऊपर, तो हम इनको तैयार कर सकते हैं। पेज मेकर हम एडिटिंग मतलब इमेज एडिटिंग में यूज़ नहीं करते। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेज मेकर, एडोब का जो पेज मेकर होता है वो कोई पॉपुलर इमेज एडिटिंग प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ डेटा मेंबर्स टू बी इनहेरिट एंड यूज्ड बाय आउटसाइड वर्ल्ड, फंक्शन इज़ टू बी डिफाइंड एज प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक। क्लास के अंदर हम इन फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप डेटा मेंबर को इनहेरिट करोगे और फिर इनहेरिट करने के बाद भी आप उसको, इन डेटा मेंबर्स को आप बाहर किसी भी फंक्शन में यूज़ कर पाओ। ऐसा करके एक कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं? तो देखो, क्लास में जो डेटा मेंबर है, मतलब जैसे इंट A, इंट B, कुछ हमने मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनको जब हम किसी अनदर क्लास में इनहेरिट करते हैं, मतलब इस पूरी क्लास को जब हम इसमें इनहेरिट करेंगे और हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ हम पूरे फंक्शन में कहीं से भी, तो हमारे लिए कंपलसरी है कि हम उसको पब्लिक डिफ़ाइन करें ताकि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगे। अगर हम उसको प्राइवेट कर देंगे तो ये जो डेटा मेंबर है वो इस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल हो पाएंगे।
आउटसाइड द क्लास इन मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड को सिर्फ इसका बेस क्लास ही यूज़ कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। इन सब रेस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए कि आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जो भी फंक्शन है वो सब इन डेटा मेंबर का यूज़ कर पाएँ, उसके लिए हमारे लिए कंपलसरी है हम उन डेटा मेंबर को पब्लिकली डिफाइन करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जब भी जावा के अंदर जैसे एक्सेप्शन जनरेट होती है तो वहाँ पे एक ब्लॉक होता है ट्राई ब्लॉक। जैसे ही हमें एरर मिलती तो वो एरर जब ट्राई ब्लॉक भेज देता है उसे रिसीव कौन करेगा? रिसीव करने के बाद उसके ऊपर अब क्या फंक्शन करना है, उसको कैसे दूर करना है, तो उसे पकड़ने वाला या फिर उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास कौन सा ब्लॉक होता है? थ्रोज, फाइनली, कैच या फिर थ्रो। तो आप याद रखना, ट्राई ब्लॉक से जब भी कोई मैसेज आता है, जब भी कोई एरर आएगी, उसे कॉट पकड़ने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए हमारे पास ब्लॉक होता है कैच। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले 10 क्वेश्चंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।